आप देख रहे हैं जन्ना अजन्ना में बातचीत कर रहे हैं किस तरीके से दो नेता जिन्होंने नरेंद्र मोदी का नाम लिया, दोनों को पार्टी कहीं ना कहीं छोड़ना पड़ा। आमिर रजा हुसैन जो दिल्ली में बीजेपी के उपाध्यक्ष थे, उनको नरेंद्र मोदी को डिवाइसिव कहने पर पार्टी से इस्तीफा देना पड़ा। और साथ ही साथ जो बीजेपी माफ करेगा बीएसपी के नेता थे वीर बहादुर सिंह, उनको भी नरेंद्र मोदी की तारीफ करने की वजह से पार्टी छोड़नी पड़ी है। यानी सवाल इस बात को लेकर क्या नरेंद्र मोदी वाकई बड़े पोलराइजिंग फिगर है, या तो आप उनके साथ है या उनके खिलाफ है। और आज की तारीख में अगर दोनों जगह पे हैं तो आप शायद कुछ ऐसी जगह पर हैं जहां आप किसी न किसी चिंता में फंस भी सकते हैं। ये सवाल महत्वपूर्ण है। लेकिन जो सवाल महत्वपूर्ण था, शाहिद भाई जो बात आमिर रजा कह रहे थे या जो बात जफर सरेसवाला कह रहे थे, मैं उस बातचीत को आगे बढ़ाऊंगा। भाई अटल बिहारी वाजपेयी और नरेंद्र मोदी एक ही विचारधारा के दो सिक्के हैं, दोनों में फर्क क्यों है शाहिद भाई? अटल बिहारी वाजपेयी भी उसी विचारधारा के थे और अडवाणी जी भी उसी विचारधारा के थे, लेकिन उस वक्त भी दोनों में फर्क था। कांग्रेस के अंदर सरदार पटेल और पंडित नेहरू में एक ही विचारधारा के थे, लेकिन दोनों में फर्क था। और अलग अलग कम्युनिटीज, अलग अलग इलाके के लोग उनको अलग अलग तरह से देखते थे। तो विचारधारा के भी शेड्स होते हैं और उसकी पर्सनैलिटी का भी असर होता है। किसी भी पॉलिटिक्स में सिर्फ विचारधारा नहीं चलती। और हिंदुस्तान में मैं आपसे माफ करें कहना चाहूंगा कि आज विचारधारा खत्म हो चुकी है। विचारधारा सिर्फ एक मखौटा है, बाकी तो सब सत्ता में आने के खेल हैं और उसके लिए अलग अलग पर्सनैलिटीज हैं, वो अपने अपने खेल खेलती हैं। तो मोदी साहब का जो अंदाज है वो उनको अंदाज अपना बदलना पड़ेगा। वो गुजरात में चल सकता है, हिंदुस्तान में नहीं चल सकता। ये मैं उनके एक विरोधी की हैसियत से नहीं कह रहा हूं। मैं उनका सिर्फ अंधा विरोधी, मैं ना अंधे विरोध में विश्वास करता हूं ना अंधे समर्थन में विश्वास करता हूं। जो समर्थन हो वो भी आंख खोल के होना चाहिए। मुसलमानों से भी मैं कहता हूं कि जिसका समर्थन करो आंख खोल के करो और जिसका विरोध करो आंख खोल के करो। ये अंधा सपोर्ट और अंधी विरोध जो है ये इसने ही डुबोया है मुसलमानों को पिछले 64 साल में। तो आज उसी की जरूरत है। तो मोदी जी जो है वो जो अंदाज है उनका, वो सिर्फ मुसलमानों को क्यों, आप सिर्फ मुसलमान की बात क्यों करते हैं आशुतोष? आप जैसे लोग भी उसको पसंद नहीं करेंगे जो अंदाज है। हिंदुस्तान का हिंदू पसंद नहीं करेगा, हिंदू परंपरा के खिलाफ है वो। तो उनको उस परंपरा पे आना पड़ेगा, राजनीति करें, वो विचारधारा रखें। भागवत जी से भी लोग उस तरह से नाराज नहीं होते जैसे कि मोदी जी से हो जाते हैं। राकेश सिन्हा जी बैठे हैं, बड़े नेक शरीफ आदमी, इनका बात करने का अंदाज है। गाली भी देंगे तो मैं सर आंखों पर रखूंगा, लेकिन अगर मोदी जी मोहब्बत भी दिखाएंगे तो कहीं मुझे डरना पड़ेगा कि इस मोहब्बत में। बिल्कुल शाहिद जफर सरेसवाला साहब, जो बात शाहिद सिद्दीकी कह रहे हैं कि भाई उनकी शख्सियत में कुछ ऐसा है। आप कहते हैं आप जब मिलते हैं तो बड़ी मोहब्बत के साथ मिलते हैं, लोगों को साथ लेकर चलने की बात करते हैं, लेकिन बाहर जो परसेप्शन है अटल बिहारी वाजपेयी के बारे में कोई भी नहीं कहता कि वो डिवाइसिव फिगर है। उनके बारे में कोई भी नहीं कहता कि वो आरएसएस की विचारधारा में होने के बावजूद भी वो सबको साथ लेकर चलते हैं। उनकी वजह से गठबंधन की सरकार बन पाई। लेकिन आज नरेंद्र मोदी के बारे में कहा जा रहा है अगर वो आगे बढ़ते हैं, प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनते हैं, तो ये दिक्कत पैदा हो सकती है कि शायद सहयोगी दल उनसे उस तरीके से ना जुड़े जैसा अटल बिहारी वाजपेयी। क्या ये अंदाज की दिक्कत है? देखिए, मेरा तजुर्बा यह है कि आप यानी आदमी भी या पार्टियां भी इवॉल्व होती हैं। यानी आज जैसे ये लाल कृष्ण आडवाणी साहब के लिए कह रहे थे कि वो चेंज हैं, तो यही लाल कृष्ण आडवाणी साहब 20 साल पहले क्या थे? 20 साल में एक इवोल्यूशन हुआ है। आडवाणी साहब का भी काफी चेंज हुआ है। मैं खुद अगर अपने बारे में कोई मुझे देखे, मेरा जो है ख्याल 20 साल पहले जो मेरे ख्यालात थे और आज में बहुत फर्क है। जैसे आदमी बाहर निकलता है, दुनिया देखता है, तो ख्यालात में तब्दीली आती है, इवोल्यूशन होता है। तो नरेंद्र मोदी साहब को भी हम जो देख रहे हैं 2002-2003 से लेकर अब तक, तो काफी चेंजेस आना शुरू हुए उनके अंदर। तो हम ये समझते हैं कि भाई आपका जो डायलॉग है, जो प्रोसेस ऑफ एंगेजमेंट है, ये जारी रहना चाहिए। और दूसरी एक खास बात है, देखिए इस मुल्क का मुसलमान भी और इस मुल्क का हिंदू भी, वो किसी की कहनी पर अमल नहीं करेगा, वो अब उस पर यकीन नहीं करेगा। वो सिर्फ आप क्या करते हो या आपने क्या करके दिखाया है, आपका डिलीवरेंस क्या है। और वो डिलीवरेंस इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इन टर्म्स ऑफ सिक्योरिटी, इन टर्म्स ऑफ हेल्थ, जो मैंने पहले कहा था, एजुकेशन की अवेलेबिलिटी, ये सारी चीजें कितनी मिली हैं या मिलेंगी, ये जो दे सकेगा लोग उसके साथ जाएंगे। बट जफर साहब गुजरात के अंदर भी एक बहुत बड़ा सेक्शन, गुजरात के बाहर का मुसलमान जो है शायद नरेंद्र मोदी की बातों को गंभीरता से लेने को तैयार नहीं है, या ये मानने को तैयार नहीं है कि वो मुसलमानों के लिए कुछ कर सकते हैं। वो उनको एक दूसरी नजर से देखता है, ये सच्चाई है और इसको नकारा नहीं जा सकता।
ये इसको भी तो एड्रेस करने की जरूरत पड़नी चाहिए ना कहीं अगर आप कुत्ते के पिल्ले जैसे बात करेंगे, कुत्ते का पिल्ले शब्द का इस्तेमाल करेंगे तो शायद वो डिस्टेंस और आगे हो जाएगा। नहीं, ये आपकी बात बिल्कुल सही है कि गुजरात में उन्होंने जो करके दिखाया है या जो गुजरात में उन्होंने किया है वो उनको शोकेस करना पड़ेगा बाहर और उनको एड्रेस करना पड़ेगा। ये तो हो ही नहीं सकता। बट गुजरात शोकेस का मतलब 2002 के दंगे, गुजरात शोकेस का मतलब 2000 के 2 दंगे आ जाते हैं। नहीं 2002 के बाद का जो उनका जो मामला रहा है और जो मुसलमानों के साथ उनका जो रवैया रहा है और जो बगैर डिस्क्रिमिनेशन के जो मुसलमान भी गुजरात के अंदर जो उसने तरक्की की है और जिस तरह का उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन रहा है 2002 से लेकर अब तक 11 साल का, वो उनको शोकेस करना पड़ेगा और उनको मसले को एड्रेस तो करना ही पड़ेगा। यानी जिसको हम अपनी जुबान में ये कहते हैं कि उनको रीच आउट करना ही पड़ेगा, रीच आउट करना पड़ेगा एज अ वोटर। बिल्कुल रीच आउट करना पड़ेगा। आमिर रजा साहब, जो बात जफर सरेसवाला ने कही है कि भाई उनको गुजरात को शोकेस करना पड़ेगा मुसलमानों को रीच आउट करने के लिए। जी, मैं जफर साहब से एक सवाल पूछना चाहता हूं जी कि क्या 2002 के सारे विक्टिम्स रिहैबिलिटेट हो चुके हैं क्या 2002 के जो विक्टिम्स कैंप्स में रह रहे हैं वो अपने घरों पे जाके बसाए जा चुके हैं क्या जो खानदान 2002 में डिस्ट्रॉय हुए थे क्या उनके लिए कुछ इकोनॉमिक स्टेबिलिटी का कोई रास्ता ढूंढा गया है क्या जो मुसलमान घेटों में रह रहा था उसकी जिंदगी कुछ सुधारी गई है क्या? शोकेस करिए, हम आपके गुलाम हो जाएंगे। प्रॉब्लम तो यह है कि 5000 बिजनेसमैन को बिजनेस में बढ़ावा देने से गुजरात का मुसलमान शोकेस नहीं होता है जफर साहब। गुजरात का मुसलमान 5000 मुसलमानों में 1.5 लाख मुसलमान काम करते हैं। अरे जरूर काम करते होंगे साहब, लेकिन जो मुसलमान बर्बाद अच्छा, आपके जवाब दूं मैं? नहीं, आपने जो सवाल किया उसके जवाब दूं मैं? जी जफर साहब प्लीज। हाँ बिल्कुल, जो डिस्प्लेस हुए थे उनके टोटल 15,251 मकान बने और वो बहुत सारे लोगों ने उसमें किया है मदद। उसमें जमीयत उल उलमा हिंद का हिस्सा है, जमात इस्लामी का हिस्सा है, इमारत शरिया बिहार का हिस्सा है, हैदराबाद की कुछ एनजीओज हैं उनका हिस्सा है, गुजरात की एनजीओज का हिस्सा है, गुजरात सरकार का क्या हिस्सा है? सुनिए, गुजरात सरकार का क्या हिस्सा है? हाँ सुनिए, गुजरात सरकार से हमने मैं तो अब भी पहले भी उसमें था रिहेबिलिटेशन के काम में और अभी भी रजा साहब में उसमें शामिल हूं। हमारे 3 काम थे कि रेफ्यूजी कैंप जल्द से जल्द बंद हो जानी चाहिए। हम अपनी कौम को भीख मंगा नहीं बनाना चाहते। तो ये काम जल्दी से 3 महीने के अंदर सारी रेफ्यूजी कैंप बंद हो गई थी, लोग अपने मकानों में चले गए थे जी। दूसरी बात, हमने सोचा कि हमें अपने पैरों पर खड़े होना पड़ेगा, स्कूलों का काम करना पड़ेगा। अहमदाबाद शहर में 2001-2002 में सिर्फ 3 मुसलमानों की स्कूलें थी, आज 19 स्कूलें हैं। वो गवर्नमेंट का ये रोल रहा है इसमें। सिर्फ हमने गवर्नमेंट से पहले ही कहा कि हमें आपकी कोई मदद की जरूरत नहीं। जफर साहब, हमें आपसे 2 चीजें चाहिए। आप हमारे काम में रखना न डालें और हमें आपके लॉजिस्टिक सपोर्ट की जरूरत है। तो वो हो रहा है। और दूसरी बात जो आपने कहा ना, ये तो आपने मुझे कहा तो मैंने कहा 5000 मुसलमान एस्टैब्लिशमेंट है, लेकिन गरीब मुसलमान जफर साहब जो बात अच्छा जो दावे आप कर रहे हैं, जो बात आप कह रहे हैं, उसको भी लोग बहुत गंभीरता के साथ उस पर प्रश्न चिन्ह लगाते हैं और बड़ी गंभीरता के साथ। शाहिद भाई अगर जफर साहब कंगन को आरसी क्या जी, जफर साहब कंगन को आरसी क्या, आके देखिए शाहिद भाई, आके देखिए, अहमदाबाद आइए, शाहिद भाई क्या बड़ौदा आइए, चलिए मेरे साथ, मैं आपको दिखाता हूं। शाहिद भाई क्या आप यकीन करते हैं जो बात जफर साहब कह रहे हैं? नहीं, देखिए ऐसा है कि गुजरात का मुसलमान पिछले 60 साल से दंगे फेस करता आया है और वो दंगों से निपटना जानता है। ये 2002 के दंगे से भी निपटा है और वो हर दंगे के बाद ज्यादा निखर के आता है सामने और ज्यादा ऑर्गेनाइज होके आता है। गुजरात का मुसलमान बाकी हिंदुस्तान के मुसलमान से बहुत मुख्तलिफ है, बहुत फर्क है। वो अपने पैरों पे खड़ा होना सीख गया है, दंगों के बीच जीना सीख गया है। उसको हुकूमत की समर्थन मिले न मिले वो आगे बढ़ना जानता है, वो उसने किया है। हाँ, ये एक सच्चाई है कि पिछले 8 साल में इतना बड़ा दंगा हो गया था, उसके बाद छोटे मोटे दंगे नहीं हुए जो गुजरात में मुसलसल चला करते थे। इस बड़े दंगे से पहले गुजरात में हर साल एक बड़ा दंगा और हर दूसरे महीने छोटे मोटे दंगे होते थे। मैं गुजरात के कम से कम 1 दर्जन दंगों को मैंने कवर किया है पिछले 30 साल के अंदर, बड़े दंगों को। तो ये जो एक पीस का मौका मिला, माहौल मिला जिसमें अमन का, तो जो वहां का मुसलमान है वो सेल्फ सफिशिएंट है। उसने कारोबार के जरिए, छोटे छोटे बिजनेस के जरिए, छोटी छोटी फैक्ट्रियों के जरिए
लिए अपने को आगे बढ़ाया, क्योंकि उसे पीस चाहिए था। मुसलमान ये कहता है मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, मुझे बस शांति दे दो, अमन दे दो। तो वो शांति और अमन वहां पे गुजरात में मिला। वो इसलिए मिला कि इतना बड़ा दंगा हो गया था, इतना बड़ा शौक लग गया था, और वहां के हिंदू की समझ में भी आ गया था कि इस दंगे से सिर्फ मुसलमान का नहीं बल्कि हर कारोबारी का और अहमदाबाद के सारे कारोबारियों का नुकसान होगा। यानी उसके बाद फिर दंगा नहीं हुआ। बिल्कुल शाहिद भाई राकेश, ये जो पूरी बहस है, ये पूरी बहस एक मकाम पे जाके ठहर जाती है। हमने मुसलमानों के लिए क्या, हमने हिंदुओं के लिए क्या, हमने ये किया, वो कह रहे नहीं हमने ये नहीं किया। क्या ये बहस बेईमानी है क्या आने वाले जमाने में? सवाल परसेप्शन का है, सवाल इमेज का है, सवाल छवि का है, उसको कैसे एड्रेस किया जाएगा? देखिए, जो आपने बात उठाई बहुत बुनियादी सवाल है लोकतंत्र के लिए कि कम्युनिटी को एड्रेस तो करना चाहिए, लेकिन जरूरत हो। लेकिन लोकतंत्र में हमेशा चुनाव के समय आप कम्युनिटी को यदि एड्रेस करते हैं, मुसलमान पॉलिसी और डेवलपमेंट को यदि आप कम्युनिटी और रिलीजन से जोड़ेंगे तो देश में सांप्रदायिकता को बढ़ने से और ध्रुवीकरण को होने से कोई रोक नहीं सकता, और ये देश की एकता और अखंडता के लिए खतरनाक होगा। इससे राजनीतिक पार्टियों को भी ध्रुवीकरण नहीं होगा। मैं आपको बता दूं, सरदार पटेल ने हैदराबाद में जब विलय किया भारत में, तो उसका प्रदर्शन उत्तर प्रदेश में हो रहा था, और नरेंद्र मोदी के पक्ष में गुजरात के मुसलमान बोल रहे हैं, उसका विरोध उत्तर प्रदेश में और बिहार में हो रहा है। ये तो ऐसा है कि दर्द पेट में हो रहा है और सरदर्द की दवा खिलाई जा रही है। मैं दूसरी बात कहना चाहता हूं, सरदार पटेल को ईस्टर्न टाइम्स ने कहा इज द बिगेस्ट एनिमी ऑफ द इंडियन मुस्लिम्स। ये रिकॉर्ड में है, ईस्टर्न टाइम्स ने एडिटोरियल लिखा है द बिगेस्ट एनिमी ऑफ द इंडियन मुस्लिम्स। आज सरदार पटेल को लोग दुहाई दे रहे हैं, कल सरदार पटेल को हासिल पर कर रहे थे। देखिए, नरेंद्र मोदी उसी पार्टी के, उसी विचारधारा के। अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं, यदि भारतीय जनता पार्टी संघ की विचारधारा डिवाइजिव है तो भारत का संविधान भी डिवाइजिव है। यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात भारत का संविधान करता है, काउ स्लॉटर रोकने की बात भारत का संविधान करता है। तो आप भारत के संविधान को बदलने की बात कीजिए, पहले भारतीय जनता पार्टी से लड़ने से पहले राकेश जी संविधान से लड़ाई कीजिए। राकेश जी, आपको मैं रोकूंगा, लेकिन मेरे पास हालांकि सरदार पटेल की वो चिट्ठी 27 फरवरी 1948 को जो हिंदू महासभा के प्रमुख श्यामा प्रसाद मुखर्जी के नाम लिखी गई थी, उसका जिक्र मैं आज नहीं करूंगा, क्योंकि अगर मैं उसका जिक्र करूंगा तो मामला और आगे बढ़ जाए, क्योंकि आरएसएस के बारे में उन्होंने जो बात कही थी। फिलहाल इस बातचीत को यही रोकता हूं। महत्वपूर्ण सवाल इस बात को लेकर कि नरेंद्र मोदी कहीं ना कहीं आज भारतीय राजनीति के केंद्र में है, देश की राजनीति के एजेंडा को सेट कर रहे हैं, लेकिन सवाल यह है कि अगर आप उनके साथ हैं या उनके खिलाफ हैं। भारत की राजनीति मध्यम मार्ग पर चलती है, और मुझे लगता है उस मध्यम मार्ग की तलाश करने की जरूरत है, क्योंकि ये भारत की भी तलाश हो सकती है। ivanco.com पर मैं सवाल पूछा था, क्या 2014 के आम चुनाव में अपने पक्ष में लहर बनाने में कामयाब होंगे मोदी? इस सवाल के जवाब में क्या है एजेंडा के दर्शकों की राय और क्या है देश का मिजाज, बताएंगे ब्रेक के बाद। और हमारे मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया इस बातचीत में शामिल होने के लिए।